अगला अध्याय। अध्याय 116 श्लोक, रहस्यमय अस्तित्व। यिन यफेई भी हड़ताल से पीछे नहीं हटे। यिन यफेई की ताकत के कारण वह वार से दूर भी नहीं गया। उसकी सुरक्षात्मक क्यूई को उसी समय एक भयानक तलवार क्यूई ने फाड़ दिया। उसके मंदिर से बालों का एक ताला अनजाने में कट गया। मार्शल आर्ट के जन्मजात मास्टर के पद पर आसीन एक मजबूत व्यक्ति के लिए बाल कटवाना एक असहनीय शर्म की बात थी। यिन यफेई का चेहरा अचानक लाल हो गया। ऐसा परिणाम एक ऊंचे सम्राट के मुंह पर सड़क किनारे एक भिखारी द्वारा जोरदार तमाचा मारे जाने के समान था। तीसरी पीढ़ी के उच्च पद पर आसीन एक शिष्य के रूप में उसकी सारी गरिमा और गौरव को अनायास ही नीचे गिरा दिया गया, जमीन पर रौंद दिया गया और धरती में गाड़ दिया गया। वह क्रोध से कांप रहा था। हालांकि इस समय कोई भी उस पर नहीं हंसा। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के अत्यंत गौरवान्वित प्रतिभाशाली म्यू तियानयांग सहित सभी लोग बहुत उदास दिख रहे थे। इस समय उन्हें अंततः और पूरी तरह से पता चल गया कि डिंग हाओ के पीछे एक रहस्यमय आदमी छिपा हुआ था, और कम से कम वह एक चरम अवस्था में था, शीर्ष पर बैठे महान गुरुओं से भी ऊपर। एक पूर्णतया भयानक रूप से अति सशक्त चरित्र। लोगों ने डिंग हाओ की आंखों को देखा और वे अचानक बदल गईं। क्या तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स के इस अज्ञात पंजीकृत शिष्य की कोई असाधारण पृष्ठभूमि थी? दूसरे संप्रदायों के दुष्टों के साथ मिली भगत क्या बड़ी बात है। डिंग हाओ ने सफलतापूर्वक वार किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यिन यफेई संप्रदाय में तीसरी पीढ़ी के शिष्य के रूप में मुझे आपको अपना चाचा कहना चाहिए था। हालांकि चाचा के रूप में आप अंधाधुंध हैं और उसी संप्रदाय के शिष्यों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। इसके बजाय आप दूसरे संप्रदायों के शिष्यों के आगे झुकते हैं और बाहरी लोगों को खुश करने के लिए उसी संप्रदाय के शिष्यों को मारने का इरादा भी रखते हैं। किसी ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा, क्या आप तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में तीसरी पीढ़ी के शिष्य होने के योग्य हैं? बहुत घमंडी। यिन यफेई की भौहें ऊपर उठ गईं, और जाहिर तौर पर उसका गुस्सा पहले ही चरम पर पहुंच गया था। लेकिन डिंग हाओ के पीछे मौजूद शक्तिशाली गुरु को देखते हुए उसे अपने गुस्से को दबाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ी और वह केवल तिरस्कारपूर्वक नाक भान सिकोड़ सकता था। उसने जवाब दिया, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम सिर्फ एक अज्ञात पंजीकृत शिष्य हो, तुम मुझसे सवाल पूछने के लायक कौन होते हो? डिंग हाओ जोर से हंस पड़ा। हवा और बर्फ में तलवार आसमान को चीरती हुई आई और सफेद सारस ने ठंडी रात में नीला गाउन पहना हुआ था। इस श्लोक के गुरु यिन यफेई ने मुझे उनकी जगह ऐसा करने के लिए कहा। चूंकि एक अज्ञात पंजीकृत शिष्य आपसे सवाल करने की स्थिति में नहीं था, तो उसके बारे में क्या वह ऐसा करने के योग्य है? क्या यिन यफेई को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया हो? यिन यफेई पहले शेर की तरह गर्व से भरा हुआ था, लेकिन अब वह वहां एक अचंभे में था। उसे केवल टेलबोन से खोपड़ी के ऊपर तक एक ठंडक महसूस हुई, और उसकी खोपड़ी फटने वाली थी। उसी समय लू क्वी, ब्लॉसम स्वॉर्ड लू यूकी और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के मध्यम आयु वर्ग के बुजुर्ग सभी ने नाटकीय रूप से अपने चेहरे बदल लिए। वे लोग तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में अच्छी स्थिति वाले शक्तिशाली लोग थे। लेकिन इस समय उनकी आंखें आश्चर्य और सदमे से भरी हुई थीं, जबकि आम लोगों की आंखें शायद ऐसी नहीं होती, जैसे कि उन्हें अचानक दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीजों का पता चल गया हो, खासकर लुक्वी और यिन यफेई। वे सभी कांपने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह डर या उत्तेजना के कारण था। प्लॉप। अगले ही पल तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के 4 गुरु डिंग हाओ की दिशा में आज्ञाकारी ढंग से घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, शिष्यों को पता नहीं था कि चाचा आ गए हैं। अगर हम लापरवाह और असभ्य थे, तो कृपया हमें किसी भी लापरवाही के लिए दंडित करें। मुसीबत नजदीकी आ रही थी। इस अकथनीय परिवर्तन ने ZGU और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के रक्त वंश के अन्य 3 शिष्यों को अवाक निराशा में एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया और वे भी असमंजस में पड़ गए। अभी भी एक युवा लड़की ZGU दयालु और उच्च विचारों वाली थी, इसलिए उसने बहुत तेजी से जवाब दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह बिना कुछ कहे ब्लॉसम स्वॉर्ड लू यूकी के पीछे चली गई और आज्ञाकारी रूप से घुटनों के बल बैठकर छोटे कोमल कदमों से आगे बढ़ी। इस समय डिंग हाओ के चेहरे पर अभिव्यक्ति भी बहुत अजीब और आश्चर्यजनक थी। हाँ,
सचमुच उसके पीछे एक रहस्यमय आदमी खड़ा था। वास्तव में, यिन यफेई और अन्य लोगों के प्रकट होने से पहले, डिंग हाओ, केवल डिंग हाओ ने ही बिना किसी चेतावनी के एक स्पष्ट आवाज सुनी थी, इसलिए आगे जो कुछ भी हुआ वह डिंग हाओ द्वारा इस रहस्यमय आवाज के मार्गदर्शन में पूरा किया गया था। लेकिन डिंग हाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस रहस्यमय आदमी की पृष्ठभूमि इतनी भव्य होगी। हे भगवान, एक क्षण का ज्यादा अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसने यिन यफेई और अन्य लोगों को दादाजी के आज्ञाकारी पोते की तरह घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हवा और बर्फ में तलवार आसमान को चीरती हुई निकल रही थी, और ठंडी रात में सफेद सारस ने नीला गाउन पहना हुआ था। ये छंद किस प्रकार के व्यक्ति को संदर्भित करता है और इसमें इतनी महान शक्ति क्यों है? डिंग हाओ हैरान था, वह केवल अपना सिर हिलाकर हार मान सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय और हिम प्रांत से संबंधित कुछ उपाख्यानों के बारे में वह बहुत कम जानता था। वह केवल इस बात को लेकर आश्वस्त था कि चूंकि यिन यफेई और अन्य लोग इस व्यक्ति को अंकल क्यूई कहते हैं, तो यह व्यक्ति तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में एक मास्टर होना चाहिए। इसके अलावा, वो संप्रदाय के प्रमुख, पुराने राक्षस ली जियानई के समान स्थिति का था। इस समय, रहस्यमय आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। ये सुनने के बाद, डिंग हाओ और भी अजीब लगने लगा। डिंग हाओ ने कुछ देर रुककर अपना गला साफ किया और ऊंची आवाज में कहा। छोटी लड़की ब्लॉसम स्वॉर्ड ल्यूयूकी ने उसी संप्रदाय के शिष्यों का बचाव किया। संप्रदाय के प्रति उसकी निष्ठा स्पष्ट थी, इसलिए वापस जाने के बाद वह तलवारबाजी हॉल नंबर 2 में हथियार भंडार में प्रवेश कर सकती है, युद्ध कौशल की एक पुस्तक प्राप्त करने के लिए। तीसरी पीढ़ी के शिष्य लू लुन को पुरस्कृत नहीं किया गया क्योंकि वह अति सतर्क था और निर्णय लेने में विफल रहा जब निर्णय के लिए कहा गया था। यिन यफेई और लू क्यूई कुछ भी नहीं थे। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के रूप में व्यर्थ, वे दोहरे डीलर थे जिन्होंने हमारे दुश्मन की सेवा की, इसलिए उन्हें तलवार छिपाने वाली चोटी पर वापस जाना चाहिए और 1 महीने के लिए अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए। हे ZGU, ये छोटी लड़की बहुत होशियार थी। हे, आप एक जुबानयुवान जीवन शक्ति की गोली लेने के लिए हर्ब हॉल वापस जा सकते हैं। जहां तक रक्तवंश के शिष्यों की बात है, वे पूरी तरह से बेकार थे। ठीक है, अब डिंग हाओ को छोड़कर तुम सब यहां से चले जाओ। डिंग हाओ की आवाज स्पष्ट रूप से अंधेरे में रहस्यमय आवाज की नकल कर रही थी और उसने जो सुना था उसे व्यक्त कर रही थी। यह अभिव्यक्ति अत्यंत असभ्य और कमीनेपन जैसी थी। लेकिन तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के 4 मजबूत स्वामी थोड़ा सा भी असंतोष रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यिन यफेई और लू क्यूई विशेष रूप से लंबे समय से ठंडे पसीने और गीले कपड़ों में भीगे हुए थे। डिंग हाओ की सजा सुनकर उनके चेहरे पर ऐसा लगा कि उन्हें लगता है कि सजा उनकी अपेक्षा से कम गंभीर थी। उन्होंने राहत की सांस ली और राहत महसूस की। हमें माफ करने के लिए धन्यवाद चाचा। यिन यफेई और लू क्यू 3 बार प्रणाम करने के बाद उठ खड़े हुए। बिना कुछ कहे, उनके शरीर से क्यूई की लौ चमक उठी और फिर उछलकर सीधे धाराओं में बदल गई। खोए हुए कुत्तों की तरह वे दूर के आकाश में गायब हो गए। ब्लॉसम स्वॉर्ड ल्यूयूकी को प्रोत्साहन मिला। स्वाभाविक रूप से, उसका व्यवहार विपरीत था। वह खुशी से खड़ी हो गई और डिंग हाओ को कुछ जटिल भावना के साथ देखा। ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि इस युवक की राक्षस द्वारा सराहना की गई थी। इसलिए, डिंग हाओ का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल होगा, और वह गुरु सूची में रक्तरेखा में शीर्ष 20 पंजीकृत शिष्यों की तरह ही होनहार होगा। इस प्रकार से, ये सोचते हुए, ब्लॉसम स्वॉर्ड ल्यूयूकी ने अपने बगल में मुस्कुराती हुई लड़की ZGU को देखा। कुछ संकेतों को देखकर, उसके चेहरे पर एक कोमल चमक दिखाई दी, और वह अपने छोटे मालिक के लिए राहत महसूस कर रही थी। अध्याय 117 टकराव, मास्टर्स की प्रतियोगिता। अपना ख्याल रखना, डिंग हाओ। उसने बस इतना ही कहा। ब्लॉसम स्वॉर्ड ल्यूयूकी और लू लुन नामक बुजुर्ग ने रहस्यमयी मजबूत आदमी की बात का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। वे ZGU और 3 अन्य पंजीकृत रक्तवंशी शिष्यों के साथ आकाश में भी उठे, इसे तोड़ दिया और तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय की दिशा में गायब हो गए। जब डिंग हाओ चली गई तो ZZU ने शरारत से उसकी ओर आंख झपकाए। यद्यपि वह कुछ नहीं बोली, परंतु इस समय मौन रहना बोलने से बेहतर था और उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। डिंग हाओ के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई और उसके दिल में हल्की सी मिठास आ गई।
सच बताऊं तो डिंग हाओ ने खुद कभी नहीं सोचा था कि जो कुछ हुआ उससे पहले वह करीब 1 महीने से चिंता में था और एक दूसरे से मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे उससे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह के दृश्य में मिलेंगे। चीजें चली गईं लेकिन लोग वही रहे। पहचान और हैसियत चुपचाप बदल गई थी। अतीत में तलवार धोने वाले तालाब में मुसीबत में फंसी लड़की उच्च पद पर रक्त वंश की योद्धा बन गई थी। 5 अकादमियों द्वारा मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता में उसका दर्जा अभी भी चैंपियन से ऊपर था, और मास्टर सूची में रहस्यमय तरीके से शीर्ष 20 में थी। सब कुछ बदल गया था। हालांकि वह अभी भी वहां थी। उसके प्रति उसकी भावनाएं नहीं बदली थी। यह एहसास, क्या मैं सचमुच इस जवान लड़की से प्यार करता हूं? डिंग हाओ के दिल में एक अजीब सी भावना थी। उसने अपना सिर हिलाया और राहत की सांस ली। वह हमेशा से ही हर काम योजनाबद्ध तरीके से करने का आदी था और अपने भविष्य के लिए लक्ष्य और कदम तय करना पसंद करता था। लेकिन जाहिर है, यह मामला उसकी अपनी योजना के मुताबिक नहीं था। दूसरी ओर, त्रिभुजाकार चेहरे वाले व्यक्ति और दाढ़ी वाले व्यक्ति ने गरिमापूर्ण दृष्टि से अपने अहंकार को नियंत्रित किया। रहस्यमय और राजसी शक्तिशाली व्यक्ति के अचानक उदय से उत्पन्न शक्तिशाली स्थिति ने मूल रूप से एक तरफा स्थिति को धीरे धीरे उनके लिए प्रतिकूल बना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि रहस्यमय व्यक्ति की मदद से डिंग हाओ ने इतनी ताकत दिखाई थी कि वह यिन यफेई को एक पल में हरा सकता था। अब कौतुक, मू तियानयांग भी अपने भाई का बदला लेने के लिए डिंग हाओ को मारना चाहता था, लेकिन उसके पास डिंग हाओ के पीछे खड़े रहस्यमय ताकतवर व्यक्ति की बाधा को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। क्या म्यू तियानयांग ऐसी कठिनाई से पीछे हट जाएगा? मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहिए। जबकि अन्य लोग अभी भी संशय में थे, प्रतिभाशाली ने अपने कार्यों से चुनाव किया। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के दबंग प्रतिभाशाली व्यक्ति को डिंग हाओ के पीछे छिपी ताकत का खौफ साफ साफ पता था, लेकिन वह इससे बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय वह कार्रवाई करने के लिए उत्सुक दिखाई दिया। उसे घेरे हुए चांदी जैसी सफेद क्यूई चमक रही थी और वह धीरे धीरे डिंग हाओ के पास आ रही थी। उसने धीरे से जमीन पर कदम रखा। हरी घास मुरझा गई, बर्फ जम गई और मानो उसके कदम से अचानक देर से शरद ऋतु से सर्द सर्दी में बदल गई। किसी विशाल पर्वत की तरह जो कभी भी ढह सकता है, भयानक गति डिंग हाओ की ओर बढ़ रही थी। माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया। डिंग हाओ ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे एक ताप शक्ति है, जो दूर से लगातार उसके शरीर में प्रक्षेपित हो रही है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे यिन यफेई को पहले हराया गया था। यह मजबूत एहसास ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू काट रहा हो और धरती भी फट जाएगी। उसकी अपनी ताकत का स्तर एक पल में मार्शल डिसिपल दायरे से एक अथाह स्तर तक बढ़ गया था। यह दूर से मार्शल आर्ट की शक्ति के पौराणिक इंजेक्शन की तरह था। जाहिर है, रहस्यमय ताकतवर आदमी डिंग हाओ में मार्शल आर्ट की शक्ति डाल रहा था। युद्ध आसन था। त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति और दाढ़ी वाले व्यक्ति ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जादुई क्यूई एकत्र की, जादुई शक्ति का प्रयोग किया, और म्यू तियानयांग की सहायता करने और मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक जो परिवर्तन हुआ, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। धमाका। उदास आकाश में अचानक बिना किसी चेतावनी के बैंगनी बिजली गिरी। ये बिजली एक धारा की तरह बहुत तेज थी, जिससे लोगों की नजर लगभग उस पर नहीं पड़ पा रही थी, और मानो एक पल में नीले आकाश का पर्दा बीच से सीधे 2 टुकड़ों में फट गया हो। दरार का केंद्र एक अद्वितीय गति से म्यू तियानयांग के सिर के ऊपर से टकराया। डिंग हाओ ने सहजता से अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगले ही पल अचानक उसके दिल में आश्चर्य हुआ और अप्रत्याशित रूप से उसे कुछ गड़बड़ लगी। नहीं, वह बिजली नहीं थी, लेकिन यह तलवार की रोशनी थी, जो बिजली से भी तेज थी। शून्य अंतरिक्ष मास्टर, क्या तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की? तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। म्यू तियानयांग का चेहरा बदल गया। उसके गुस्से भरे चिल्लाने के साथ ही चमत्कारिक रूप से उसके शरीर में तेज गति से कंपन हुआ। अगले ही पल उसका शरीर अप्रत्याशित रूप से 3 मीटर दूर दिखाई दिया और वह जानलेवा वार से बेहद गंभीर रूप से बच गया। फिर उसने पहले ही हमले का जवाब दे दिया। आश्चर्य की बात है कि डिंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वह तलवार निकालते समय म्यू तियानयांग की किसी भी गतिविधि को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। वह ये नहीं देख सका कि म्यू तियानयांग ने तलवार को कैसे आगे बढ़ाया।
उसने केवल अपनी आंखों में दर्द महसूस किया, और फिर एक पल में म्यू तियानयान के हाथ में एक चांदी की लंबी और ज्वलंत तलवार दिखाई दी, जिसमें बहते हुए प्रकाश थे। चांदी की लंबी तलवार अगले ही पल टिमटिमाने लगी और बदल गई। यह एक चमकदार चांदी की तलवार की रोशनी में फट गई, जो हिंसक रूप से बैंगनी बिजली की तलवार की रोशनी से जुड़ी हुई थी। उस समय चांदी और बैंगनी रंग की चिंगारियों के गुच्छे दुनिया की सबसे खूबसूरत और अजीब आतिशबाजी की तरह फूट पड़े। आतिशबाजी में लगातार चांदी और बैंगनी तलवारों की आवाज आ रही थी। आकाश में लगातार गर्जना हो रही थी, मानो देवता क्रोधित हो गए हों। एक क्षण बाद तलवार की रोशनी अचानक फूट पड़ी। हवा में बैंगनी दानव क्यूई फैलने लगा। एक मोटा और मजबूत मानव आकृति आकाश में खड़ी थी, जोर से हंस रही थी। बैंगनी लौ से घिरी एक बड़ी तलवार पकड़े हुए, वह आंशिक रूप से छिपा हुआ था और आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था और म्यू तियानयान के साथ कुत्ते की लड़ाई कर रहा था। बैंगनी दानव क्यूई के टुकड़े बादलों की तरह लुढ़क गए। अचानक दानव क्यूई ने बैंगनी रंग की बहती स्याही की तरह आकाश के अधिकांश हिस्से को ढक लिया और यह अजीब था, इसे सूक्ष्मता से देखा जा सकता था। दानव क्यूई में एक बैंगनी प्रकाश बिंदु चमक रहा था, और बैंगनी चमकदार रोशनी खिल रही थी। इस दृश्य को देखकर डिंग हाओ के दिल को इतना धक्का लगा कि उसे तुरंत राक्षसों वाली किंवदंती याद आ गई। कितना शक्तिशाली राक्षस! बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करने वाला चमकदार प्रकाश बिंदु प्रभावशाली रूप से पिल कंडेंसेशन क्षेत्र में उच्चतर राक्षसों का प्रतीक था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विशाल अंतरिक्ष में ताकत और उनकी श्रेष्ठता तथा निम्नता की दृष्टि से राक्षसों के बीच कठोर वर्गीकरण था। निम्न स्तर के राक्षसों को रंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जैसे कि भयंकर जानवर, दुष्ट जानवर, राक्षस सैनिक, राक्षस सेनापति इत्यादि, जबकि उच्च स्तर के राक्षसों ने दानव क्यूई को गोलियों में संघनित किया और क्षेत्रों को दानव गोली द्वारा वर्गीकृत किया गया। ये सभी द्वारा मान्यता प्राप्त थी कि कोई भी राक्षस जो दानव क्यूई के साथ एक दानव गोली को संघनित कर सकता है, उसके पास अकल्पनीय जादुई शक्ति थी। डिंग हाओ की राक्षस कबीले के बारे में अस्पष्ट और सामान्य समझ के अनुसार, कोई भी राक्षस जो गोलियों को गाढ़ा करने में सक्षम था, वह सबसे निचले क्षेत्र का राक्षस राजकुमार था। क्योंकि दानव राजकुमार क्षेत्र में राक्षसों द्वारा संघनित दानव गोलियों को वर्चुअल पिल कहा जाता था, जिसका सिर्फ प्रारंभिक अर्थ था। वर्चुअल पिल का क्षेत्र दानव राजकुमार का था, और विशाल दानव क्षेत्र में दानव राजकुमार के क्षेत्र की शक्ति को भी एक स्थान पर प्रमुख अधिपति माना जाता था। अगला अध्याय 118 आश्चर्यजनक। ली जियानई एक तलवार मास्टर। किंवदंती के अनुसार दानव राजकुमार के राज्य में राक्षसों के पास न केवल वयस्क मनुष्यों की बुद्धि और सोच थी, बल्कि वे शरीर की विशेषताओं के मामले में जानवरों की बेड़ियों से भी मुक्त हो गए थे। वे मानव रूप में बदल गए, लेकिन केवल कान, पूंछ या अन्य छोटे हिस्से जिन्हें पहचानना मुश्किल था, अभी भी कुछ राक्षसी विशेषताओं को बनाए रखते थे। राक्षसों की शक्ति और दानव राजकुमार के क्षेत्र में सुधार के साथ, जब वे जानवर दानव राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते, तो उनकी विशेषताएं अंततः पूरी तरह से गायब हो जाती। इस वर्गीकरण के अनुसार, जिस दानव ने म्यू तियानयान पर छिपकर हमला किया था, उसके पास बैंगनी रंग की दानव गोली थी, इसलिए वह दानव राजकुमार के दायरे में सबसे निचले दर्जे का एक मजबूत दानव भी था। और दानव राजकुमार के राज्य में वह मार्शल आर्ट के मानव चिकित्सकों से महान गुरुओं के राज्य में ताकत के बराबर था। उसकी ताकत मार्शल आर्ट के जन्मजात मास्टर से भी अधिक मजबूत थी, जिसे आसानी से एक जगह पर पूरी तरह से शासन करने वाले सुपर मजबूत के रूप में माना जाता था। इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए म्यू तियानयान के चेहरे पर कोई डर नहीं था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ वह अपने पैरों पर कूद गया और आकाश में ऊंचे दानव क्यूई के बादलों में गोता लगाने की पहल की। ट्रैंक्विलिटी अकादमी में एक प्रतिभाशाली के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। म्यू तियानयांग एक सफेद लबादे में आसमान में उड़ रहा था। वह भीड़ से अलग दिख रहा था। तलवार की रोशनी गरज रही थी और उसने धूल को नहीं छुआ। बैंगनी दुष्ट आत्मा उसे बिल्कुल भी छू नहीं सकती थी। चांदी की तलवार एक लंबे ड्रैगन की तरह थी। तलवार का हर वार चुभता हुआ राक्षस आत्मा को लगातार चीरता हुआ। तलवार की रोशनी बहुत जोर से घूम रही थी। दानव राजकुमार के राज्य में दानव की ताकत के सामने वह बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था। धमाका! अंततः उन्होंने कड़ा संघर्ष किया।
दो तलवारें आपस में टकराईं और आकाश में भयंकर ऊर्जा तूफान की तरह बह निकली। आसमानी आग और काली बर्फ ऐसे फूटी जैसे आसमान गिर गया हो और धरती फट गई हो। काली बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे गिरे जैसे प्रलय आ गया हो। आसमानी आग ने सब कुछ जला दिया, चट्टानें और पेड़ नष्ट हो गए। जहां भी आसमानी आग गई सब जलकर राख हो गया। हा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं मार सकता, म्यू तियानयांग। क्या तुम सच में भगवान की नाजायज संतान हो? आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट के समान एक विद्रोही आवाज गूंज उठी। बैंगनी घने दानव क्यूई में, दानव भगवान पैलेस का युवराज हवा में लंबा खड़ा था और उसके बैंगनी बाल बेतहाशा नाच रहे थे। यह 2.3 या 2.4 मीटर लंबा एक मजबूत आदमी था। इस मोटे आदमी की भौहें आकर्षक थीं और बाघ जैसी आंखें, चौकोर मुंह और चौड़ी नाक थी। एक हल्की बैंगनी लो उसे घेरे हुए थी। उसने एक कवच पहना हुआ था, जो नरक से निकले शैतान की तरह था, जो एक लुभावनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वह दानव देव महल का युवराज था। वह एक श्रेष्ठ राक्षस के कुलीन रक्त से पैदा हुआ था। इस समय वह पूरी तरह से मानव रूप में परिवर्तित हो चुका था। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि वह किस राक्षस से विकसित हुआ था। म्यू तियानयांग जमीन पर गिर गया था। कौतुक के हाथों में ज्वाला जैसी सफेद निब से लिपटी हुई चांदी की तलवार लगातार चमकती और उछलती रहती थी। उसका लबादा बर्फ जैसा सफेद था और उसके सफेद बाल हवा में नाच रहे थे। वो 10,000 साल पुरानी बर्फ की आत्मा की तरह था, और यह बहुत भयानक और डरावना था। मुझे कुछ करना है, शून्य गुरु, ये शिकार का खेल अब खत्म हो गया है। हम कह सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं। आप बच गए। चले जाओ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपका सिर काट दूंगा। म्यू तियानयांग जल्द ही शांत हो गया। उसका रवैया इतना अहंकारी था कि वह हमेशा आकाश में दानव देव महल के युवराज को नीची नजर से देखता था। हा, तुम वाकई एक बेचारे और दुखी इंसान हो और बस मेरे मुंह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी शांति निर्वाण प्रज्ञा पारमिता अभी तक 7वें स्तर से नहीं टूट पाए है। लेकिन युवराज के रूप में मेरा दानव देवता का सारगर्भित सूत्र 6ठे स्तर पर चरम पर पहुंच गया है। हम एक जैसे हैं। मेरे पास दानव देवता का तत्वज्ञान है। जहां तक शारीरिक शक्ति की बात है, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूं। तुम शर्म से शेखी बघार रहे हो कि तुमने मेरी जान बख्श दी। ये वाकई घमंड है, तुम इसके महत्व की सराहना नहीं जानते। शून्य मास्टर लापरवाही से असभ्य लग रहा था, लेकिन उसकी गणना बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी और वह म्यू तियानयांग से नाराज नहीं था। यह एक तरह से बदला लेने का खेल था। शून्य मास्टर ने कमजोरी का आभास नहीं दिया। म्यू तियानयांग ने व्यंग्य किया और इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था। आपकी परेशानी बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, है ना? अंततः शून्य मास्टर ने डिंग हाओ को नोटिस किया। उसकी आंखें इस तरह मुड़ गईं कि बैंगनी आंखें जलती हुई लपटें लग रही थीं, बैंगनी प्रकाश छोड़ रही थीं, और एक आज्ञाकारी तरीके से उसने डिंग हाओ को देखा। डिंग हाओ को शांति महसूस हुई और उसने पीछे देखा। इस मानव तुच्छता में कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। म्यू तियानयांग, तुमने मुझे निराश किया। शून्य मास्टर ने तिरस्कारपूर्वक हंसा। हालांकि तुरंत ही उसे कुछ समझ में आ गया। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। वह आश्चर्यचकित होकर हंसा। गलत पेड़ पर भौंकना। इस नगण्य के पीछे एक लंबा आदमी निकला। म्यू तियानयांग, तुम अज्ञात तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के लायक नहीं हो। जब तुम इस आदमी को मार दोगे तो मेरे साथ लड़ने के लिए आना। हा। हंसते हुए शून्य मास्टर चमक गया और बैंगनी प्रकाश में बदल गया। पूरे आकाश में दानव क्यूई के साथ वह क्षितिज की ओर उड़ गया। अप्रत्याशित रूप से वह भाग गया। डिंग हाओ को जिस बात ने प्रभावित किया वह ये था कि दानव देव महल का शून्य मास्टर, जो अभी बहुत घमंडी था, उसे कुछ बहुत भयावह महसूस हुआ था, और वह इतना भयभीत था कि वह घबराकर भागने लगा। म्यू तियानयांग का उसका पीछा करने का इरादा नहीं था, लेकिन इस समय फिर से कुछ अजीब हुआ। हम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के खेल क्षेत्र में, क्या हम आप राक्षसों को अपनी इच्छानुसार आने और जाने की अनुमति दे सकते हैं? अचानक दूर से एक भव्य आवाज आई। आवाज धीमी नहीं हुई। सूश।
तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के द्वार पर अचानक दूर से एक चमकदार तलवार की रोशनी दिखाई दी और तेजी से आसमान के ऊपर से गुजर गई। ये चमकती हुई दूर चली गई और आसमान में एक बड़ी दरार बना दी, जो आसानी से दानव क्यूई के भागते हुए बैंगनी बादलों को भेदती हुई निकल गई। दानव क्यूई के बादलों से एक क्रोधित उद्गार निकला। तभी आसमान से बैंगनी रक्त की कुछ बूंदें गिरी। ली जियानई, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। भविष्य में जब मैं युवराज के रूप में दानव भगवान के सारगर्भित सूत्र के अनुसार सफलतापूर्वक मार्शल आर्ट का अभ्यास करूंगा, तो मैं इस घृणा का बदला लेने के लिए तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। शून्य मास्टर की क्रोधित आवाज दूर से आई और बैंगनी दानव क्यूई तेजी से विकसित हुआ और चमककर दूर चला गया। यह तुरंत और पूरी तरह से गायब हो गया। डिंग हाओ ने अपना मुंह चौड़ा करके दूर तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के द्वार को देखा। उसके दिल में हल्का सा झटका लगा। ली जियानई, ये नाम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता था। क्या यह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के मुखिया की ताकत थी? हजारों मील दूर से निकली तलवार क्यूई आसानी से दानव देव महल के शक्तिशाली राजकुमार को चोट पहुंचा सकती थी। ऐसी ताकत वास्तव में उसे कुछ बहुत बड़े पात्रों में से एक बनने में मदद कर सकती थी। उस अद्भुत तलवार ने डिंग हाओ को नशे जैसा महसूस कराया। यह तलवार कौशल का वह क्षेत्र था जिसके लिए डिंग हाओ तरस रहा था। जाहिर है, इस परीक्षण क्षेत्र में जो कुछ हुआ, उससे दूर तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय अनभिज्ञ नहीं था। वे वास्तव में उच्च स्तरीय मजबूत लोग यहां जो कुछ हो रहा था, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। अध्याय 119 का अंतः 3 साल का वादा। यदि युवा शून्य मास्टर की वहां मृत्यु हो जाती, तो दानव देव महल और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के बीच भयंकर लड़ाई अपरिहार्य थी। हंफ, अब तुम कोड़े क्यों खा रहे हो? एक बदमाश हमेशा कायर होता है, म्यू तियानयांग ने तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य के साथ कहा। फिर उसने पहले जो हुआ उसे अनदेखा किया और डिंग हाओ की ओर भागा। बच्चे, चाहे कोई भी तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें मरना ही है। अपनी तलवार की कसम खाते हुए, मैं, मू तियानयांग, कसम खाता हूं कि मैं निकट भविष्य में तुम्हें कीमा बना दूंगा। और मैं तुम्हारे सभी दोस्तों, साथी पुरुष प्रशिक्षुओं और रिश्तेदारों को नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी परवाह करते हो, वो सब मैं तुम्हारे सामने ही नष्ट कर दूंगा, उसने क्रूरता से कहा। म्यू तियानयांग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। अपनी उंगलियों से चांदी की लंबी तलवार को चाटते हुए, उसने एक जानलेवा नजर दिखाई। भाड़ में जाओ, तुम सिर्फ दिखावा करते हो और कोई सार नहीं। डिंग हाओ ने मन ही मन कहा। बहुत देर तक बात करने के बाद भी म्यू तियानयांग को अपने पीछे छिपे रहस्यमय विशेषज्ञ से डर लगा रहा था। उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी प्रतिष्ठा खोने से बचने के लिए वह सिर्फ कुछ विद्रोही शब्द ही बोल पाया। लेकिन डिंग हाओ को भी पता था कि वे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। अपने दांत पीसते हुए, डिंग हाओ दिल ने जल्दी से एक निर्णय लिया। मू तियानयांग, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम मुझे आसानी से मार सकते हो, इसलिए ये तुम्हारा फायदा है। लेकिन वास्तव में एक ऐसा बेजोड़ विशेषज्ञ है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जब तक मैं चाहूं, वह तुम्हें तुरंत मारने में मेरी मदद कर सकता है, चाहे तुम एक कमबख्त प्रतिभाशाली बच्चे ही क्यों न हो। यह मेरा फायदा है। ऐसा कहकर डिंग हाओ ने अपनी लंबी तलवार कमर पर रख ली और हाथ ऊपर उठा दिए। फिर उसने कहा, तो हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। या अगर मैं ज्यादा क्रूर हुआ, तो मैं अपने पीछे वाले आदमी से कह सकता हूं कि वह तुम्हें तुरंत मार डाले। फिर मुझे अपने बारे में कोई चिंता नहीं रहेगी। त्रिभुजाकार चेहरे वाला आदमी और दाढ़ी वाला आदमी एक साथ घबरा गए। म्यू तियानयांग ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में एक उग्र चमक उठी। वास्तव में, वह मूर्ख नहीं था। कई गुप्त प्रयासों के बाद, वह पहले ही देख चुका था कि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में इस अज्ञात व्यक्ति के पीछे छिपा रहस्यमय व्यक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर आज कुछ गलत हुआ, तो ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी। ये जानते हुए कि उसने उन्हें पहले ही डरा दिया है, डिंग हाओ के मुंह पर मुस्कान आ गई। चलो 3 साल की नियुक्ति करते हैं। 3 साल में पूर्णिमा की रात को, हम स्नो प्रांत में फ्रोजन पीक की चोटी पर अन्य लोगों के बिना एक मुकाबला कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ और हीन की लड़ाई है। क्या ये ठीक है? डिंग हाओ म्यू तियानयांग से लड़ना चाहता था। अरे, तुम मूर्ख! तुम्हें मेरे स्वामी से युद्ध करने की अनुमति किसने दी?
त्रिभुजाकार चेहरे वाले व्यक्ति ने अवचेतन रूप से एक ठंडी व्यंग्यात्मक हंसी दी। अगर मेरे मालिक कुछ बेकार लोगों की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो यह एक मजाक होगा। अगर वे ऐसा करते हैं, तो आप जैसे तुच्छ व्यक्ति को आसानी से स्नो प्रांत में युवा पीढ़ी के पहले लोगों को चुनौती देने की प्रतिष्ठा मिल सकती है। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी अवमानना दिखाने के लिए अपने होंठ सिकुड़े। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रैंक्विलिटी अकादमी के मिलेनियम जीनियस डर गए हैं? दोनों नौकरों को अनदेखा करते हुए डिंग हाओ ने म्यू तियानयान को देखा और उन्हें चुनौती देना जारी रखा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, म्यू तियानयान ने अपनी सफेद भौहें उठाई और जवाब दिया। अपनी हथेलियां फैलाते हुए उसकी चांदी की तलवार चमकी और गायब हो गई। उसने आगे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं इसलिए नहीं कि तुमने मुझे चुनौती दी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक योद्धा होने के नाते दूसरों पर निर्भर रहना दुनिया की सबसे दयनीय बात है। अगर तुम देर करोगे तो मैं तुम्हें 3 साल में टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। ऐसा लग रहा था कि डिंग हाओ पर एक और नजर डालने से उसकी आंखों का अपमान हो सकता है। म्यू तियानयान का शरीर चमक उठा और सफेद बर्फीली हवा का एक गुच्छ अचानक बह निकला। म्यू तियानयान फिर पूरी तरह से गायब हो गया। बच्चे, अपने सिर का अच्छे से ख्याल रखना। 3 साल बाद मेरा मालिक इसे लेने आएगा। त्रिकोणीय चेहरे वाला आदमी और दाढ़ी वाला आदमी राहत की सांस लेते हुए डिंग हाओ को तिरस्कार भरी नजरों से घूरते हुए उड़ गया। अंततः केवल डिंग हाओ ही जमीन पर बचा रह गया। परेशानी अस्थायी रूप से टल गई। आखिरकार मैं इससे निपट गया। डिंग हाओ ने राहत की सांस ली और अधिक आराम महसूस किया। किसी तरह उसके शरीर में जो गर्मी भर गई थी वह गायब हो गई, और शक्तिशाली होने का एहसास भी गायब होने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सम्मानपूर्वक उस दिशा में घुटनों के बल बैठ गया जहां से गर्मी आ रही थी। मैं, डिंग हाओ, मदद के लिए सीनियर को धन्यवाद देता हूं। कृपया आए ताकि मैं जान सकूं कि मेरा उपकारकर्ता कैसा है, उसने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह एक अंतहीन अंधेरी रात की तरह शांत था। रहस्यमय विशेषज्ञ प्रकट नहीं हुआ। वरिष्ठ वरिष्ठ डिंग हाओ ने कई बार फोन किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। घने वृक्ष शांत और अंधेरे थे, चारों ओर बिना किसी छाया वाली घाटियां थीं। ऐसा लगता है कि यह सीनियर मुझे अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है। और वह चुपचाप चला गया है। डिंग हाओ ने आह भरी और खेद महसूस किया। फिर भी उस दिशा की ओर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, जहां से आवाज आई थी और ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। फिर वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और आसमान की ओर देखा। वह उछलकर वापस उसी रास्ते पर चला गया जिस रास्ते से वह पहले आया था। डिंग हाओ अपने कपड़े, हाथ पास और जंग लगी तलवार वापस पाना चाहता था जिसे वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छोड़ आया था। इस समय शाम छाने लगी। जंगल में रोशनी कम हो गई और धरती पर फिर से उबड़-खाबड़पन बढ़ गया। 1 घंटे में जंगल में रात फिर से उभर आएगी और खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे ही डिंग हाओ वहां से निकला, एक दुबला पतला और फुर्तीला व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से वहां प्रकट हुआ। बुरा नहीं, बच्चे, तुम में न्याय और जिम्मेदारी की भावना है और तुम योजना भी बनाते हो। लेकिन तुम कभी भी दिल से नहीं रोते क्योंकि तुम निर्णायक निर्णय लेते हो। तुमने सौनके को मार डाला, इस विपत्ति का नाश कर दिया। हे, तुम मुझसे भी ज्यादा क्रूर हो। हाँ, यह अच्छा है। तुम वही आदमी हो जिसकी मुझे तलाश थी। दुबला पतला व्यक्ति हंसा। बच्चे, मुझे ये देखने दो कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। तुमने 3 साल का वादा करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी ट्रैंक्विलिटी अकादमी में तथाकथित मिलेनियम सुपर जीनियस है। तुम अपने प्रतिद्वंद्वी के बढ़ने के साथ ही बढ़ रहे हो, और विकास की गति तुम्हारी गति से भी तेज हो सकती है, जब तक कि तुम एक शाश्वत जीनियस ना हो जो मिलेनियम जीनियस से ज्यादा विकृत हो। हाँ, तुम 1 साल में कितना बढ़ सकते हो? हाँ, मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आवाज खत्म नहीं हुई। वह दुबली पतली आकृति अचानक चमकी और गायब हो गई। ठीक है, सब कुछ यहाँ है। कुछ भी खोया नहीं है। उस पेड़ के छेद के सामने आकर, जहां उसने अपनी चीजें छिपाई थीं, डिंग हाओ ने राहत की सांस ली। कपड़े और जंग लगी तलवार अभी भी वहीं थी।
उसने ट्रैंक्विलिटी अकादमी की खूनी वर्दी उतार दी और पूर्वी अकादमी की हरी शर्ट की नीली पोशाक पहन ली। जंग लगी तलवार और लाल रंग की लंबी कृपान को अपनी पीठ के पीछे बांधकर उसने खुद को साफ किया और जंगल की परिधि की ओर भागता रहा। अध्याय 120 चिंतन, शक्ति का संवर्धन। 2 घंटे बाद पूरी तरह से रात हो गई। अंधेरे में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक था। डिंग हाओ ने 2 बार सोचा और रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढने का फैसला किया। अगले दिन वह तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय की ओर वापस लौटेगा। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने एक मोटा विशाल वृक्ष चुना जो कम से कम 100 मीटर ऊंचा था। जल्दी से ऊपर पहुंचकर उसने नीचे की शाखाओं और पत्तियों पर चेतावनी यंत्र बनाया। डिंग हाओ एक बड़े पेड़ की शाखा पर पैर मोड़कर बैठ गया और आंखें बंद करके सोचने लगा। डिंग हाओ की एक बहुत अच्छी आदत थी। हर रात वह अपने द्वारा अनुभव की गई विभिन्न चीजों को याद करने के लिए थोड़ा समय निकालता और एक एक करके उनका विश्लेषण करता। वे अनुभव और सीखे गए सबक को संक्षेप में प्रस्तुत करते। यद्यपि ये परीक्षण यात्रा बाधित हुई और मुझे रास्ते में कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ा, फिर भी यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे मेरी इच्छाशक्ति और मजबूत हुई। ये पहली बार था जब मैंने इस जंगली दुनिया की क्रूरता देखी, पहली बार मैंने अशुभ जानवरों को मारा, पहली बार मैंने कुछ विशेषज्ञों का सामना किया जिनसे मैं निपट नहीं सकता था, और पहली बार मैंने दूसरों के साथ झगड़ा शुरू किया। मैं किसी भी तरह की नफरत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद को एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वी खोजने से नहीं रोक सका। क्या ये तथाकथित जियागू दुनिया है? हालांकि मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी, लेकिन मैंने आखिरकार इसे संभाल लिया। हे, मैं खुद को 9 अंक देने जा रहा हूं क्योंकि यह एक अच्छा प्रदर्शन था। 1 दशक से तलवार घिस रही हूं, कभी भी बर्फ की धार नहीं आजमाई है। अब राजा को देखो, किसे कोई शिकायत है? जंग लगी तलवार ने खून को दाग दिया और ट्रैंक्विलिटी अकादमी के बदमाशों को मार डाला। मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अगर मैं इसे फिर से चुन सकता हूं, तो भी मैं तलवार घुमाने और अजीब दुनिया में जाने में संकोच नहीं करूंगा। ये भगवान ही है जो मुझे नाटकीय प्रतिशोध का अवसर देता है। इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। मैं एक असली विशेषज्ञ बनना चाहता हूं। मू त्यानयांग एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है जो ट्रैंक्विलिटी अकादमी से सहस्राब्दी के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि मैं कृपान और तलवार का एक दुर्लभ संत हूं, और मेरे दिमाग में अभी भी असामान्य दादा और दादी की जोड़ी है। 3 साल में मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगा। केवल मजबूत प्रतिद्वंद्वी ही मुझ पर जबरदस्त दबाव डाल सकते हैं। केवल अगर दबाव को प्रेरणा में बदल दिया जाए, तो मेरे शरीर की क्षमता वास्तव में उत्तेजित हो सकती है। लोग मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका और अधिक सम्मान करता हूं। मेरी तलवार और कृपान कभी भी उकसावे और साजिश के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने सोनके को मार डाला, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। आज मेरी ताकत एक ही क्षेत्र में सभी विरोधियों को परास्त कर सकती है, लेकिन मैं अभी भी म्यू त्यानयांग का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं और मैं त्रिभुजाकार चेहरे वाले व्यक्ति और दाढ़ी वाले व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हूं। 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में भी मैंने किस्मत से ली मुयुन को हरा दिया। इसलिए मुझे और अधिक साधना की आवश्यकता है और मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता। अब से मुझे पूरी तरह से साधना करनी होगी। जैसे ही डिंग हाओ ने इसके बारे में सोचा, उसे अपने चारों ओर संकट बढ़ने का एहसास हुआ। अवचेतन रूप से ऊपर देखते हुए उसने आसमान में एक चमकदार दोशरहित चांदी का चांद देखा। डिंग हाओ का दिल अचानक नर्म हो गया क्योंकि वह लाल रंग का कवच पहने और म्यान लिए एक खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर हिलाया और अपने मन में व्याप्त मोहक भ्रम को दूर कर दिया। इन पशुवत सुंदर चीजों के बारे में सोचने का ये सही समय नहीं था। उसने आज हुई सारी घटनाओं को ध्यान से देखा, अपने लाभ और हानि का सारांश निकाला और अपनी कमियों का पता लगाया। निष्कर्ष निकालने के बाद डिंग हाओ ने काम करना शुरू कर दिया। अपने दिमाग को खाली करके उसने अपनी गैस को डेंटियन में डुबोकर साधना शुरू कर दी। पेट के नीचे डेंटियन तलवारबाजी 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी। अगले चरणों में कृपान और तलवार के संत के प्रतिबंधों के अनुसार उसे अपनी छाती में मध्य डेंटियन का पुनर्निर्माण करना होगा, और कृपान तकनीक को 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र तक बढ़ाना होगा ताकि वह खुद को और बेहतर बना सके।
डिंग हाओ एक बुजुर्ग भिक्षु की तरह ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया, उसका मन और आत्मा एक हो गए। उसने जलती हुई लौ क्यूई को चलाने के लिए वन सेबर टू बिगिन योर जर्नी तकनीक का इस्तेमाल किया, जो 6 अतिरिक्त चैनलों में रेन मेरिडियन के बीच पहली सेबर तकनीक थी और रेन मेरिडियन से 12 एपर्चर में स्थित तीसरे प्रमुख एपर्चर पर धीरे धीरे प्रहार करना शुरू किया। युतांग एपर्चर। जानवरों की दहाड़ में समय उड़ जाता है। चांदनी के नीचे डिंग हाओ चांदी की रोशनी से ढका हुआ था, जैसे कि वह एक मूर्ति हो, विशाल पेड़ के शीर्ष पर चुपचाप बैठा हुआ, चंद्रमा के सार को अवशोषित कर रहा हो, क्यूई को अंदर और बाहर ले जा रहा हो, और खुद को साधना के लिए समर्पित कर रहा हो। डिंग हाओ को पता नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा, और फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। डिंग हाओ के शरीर से एक हल्की लाल बिखरी हुई रोशनी चमक उठी, और हवा में गर्मी का एक स्पष्ट एहसास भर गया। उसके शरीर के नीचे का तना और ताजी हरी पत्तियां तुरंत पीली पड़ गईं। डिंग हाओ ने संतोषप्रद भाव दिखाया। हाँ, ठीक है। युतांग एपर्चर को परिष्कृत किया गया है, और कृपाण तकनीक 3 एपर्चर वाले मार्शल डिसिपल दायरे तक पहुंच गई है। जलती हुई ज्वाला क्यूई की शक्ति ने एक और परत जोड़ दी है। फिर मैं पेट के नीचे डेंटियन की तलवारबाजी की साधना जारी रख सकता हूं। यद्यपि एक ही समय में 2 डेंटियन की साधना की सीमा ने डिंग हाओ को एक ही सांस में क्यूई में से किसी एक को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं बनाया, फिर भी इस प्रक्रिया में लाभ स्पष्ट थे। डिंग हाओ का यह भी मानना था कि जब उसके 2 डेंटियन में विषम संख्या और धनात्मक संख्या वाली दोनों नसें सफल हो जाएंगी, तब उसकी ताकत निश्चित रूप से उसी क्षेत्र में विरोधियों से अधिक हो जाएगी। इस समय रात अभी भी अंधेरी और लंबी लग रही थी। चारों ओर से सभी प्रकार के भयंकर जानवरों की धीमी आवाजें आ रही थी। मैंने स्वॉर्ड मास्टर से स्टोरेज रिंग बनाने की तकनीक सीखने के लिए कहने की योजना बनाई थी। हालांकि यहाँ कोई पुरुष प्रशिक्षु पहरा नहीं दे रहा है। फोर्जिंग की प्रक्रिया में आग और रोशनी कुछ शक्तिशाली राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि मैं तलवारबाजी की खेती जारी रखूं। तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में लौटने के बाद मैं अपनी खुद की स्टोरेज रिंग बनाऊंगा। तलवार मास्टर के साथ संवाद करने के बाद डिंग हाओ ने फिर से साधना शुरू कर दी। निचले डेंटियन के मध्य में हाथ की शाओ इन प्रथम चैनल में हाथ की लघुयिन के पहले 3 छिद्र चेतना सागर, जीवन नदी और आध्यात्मिकताओं को परिष्कृत किया गया है, और अब चौथे छिद्र शाओफू की बारी है। छिद्र को परिष्कृत करने के लिए प्रहार करने के पिछले अनुभव के कारण इस बार यह कार्य बहुत आसान था। डिंग हाओ एक बार फिर अपने मन और आत्मा के साथ एक ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र का प्रदर्शन किया और बर्फ क्यूई को प्रेरित किया, धीरे धीरे शाओफू एपर्चर में घुसपैठ की। धीरे धीरे प्रहार करते हुए वह एक प्रतिष्ठित भिक्षु की तरह शांत और शांत दिखाई दिया। शांत बैठे हुए वह तुरंत एक अलौकिक साधना अवस्था में आ गया। समय तेजी से उड़ गया। चांदी का चांद ढल गया और सूरज उगाया। सूरज की पहली किरण डिंग हाओ के चेहरे पर चमकी, जिससे उसे गर्मी का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके चारों ओर पहले से दोगुनी ठंड फैल गई। शाओफू एपर्चर समाप्त हो गया था। डिंग हाओ ने अंततः 4 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में एक और ठोस कदम उठाया। 4 छिद्रित मार्शल डिसिपल क्षेत्र का योद्धा प्रति सेकंड 40 बार क्यूई घुमा सकता है। प्रत्येक आंदोलन की गति बहुत तेज है, और शरीर 2000 किलोग्राम भार उठा सकता है। किंगोंग पर निर्भर किए बिना कोई 30-40 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है।